हमारे छात्र संघ का जो ऑफिस था उसमें पुलिस चौकी बना दी गई। आपके समय का कोई आपको ऐसा कोई बड़ा आंदोलन ध्यान आता हो जो आप लोगों ने लड़ा हो और जिसका जो सूबे की राजनीति थी उस पर कोई असर छूटा हो? पिछले 5 सालों से कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन छात्र हितों के लिए, छात्र हितों के कॉज के लिए हम लोग इकट्ठे होकर साथ रहेंगे और साथ रहा करते थे। ऐसी स्वस्थ परंपरा थी। आप छात्र हितों की बात कर रहे हैं अभी, तो चुनाव बंद हो गया और आप उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके काल में चुनाव बंद हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी तो मानती है कि छात्र राजनीति जिंदी रहे, तभी तो विद्यार्थी परिषद जैसा बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन उन्होंने बनाया, हम लोगों ने बनाया हुआ है। कल बात कर रहा था यहाँ पर बहुत सारे लोगों से, तो वो कह रहे थे कि जो विद्यार्थी परिषद है उसी को ही सेहत देने के लिए चुनाव बंद करवा दिए जाते हैं। 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो एक साल जो है तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो है चुनाव हुए, छात्र संघ चुनाव हुए। हर जगह जो है एबीपी की हार हुई। इस देश में आजाद होने के बाद इतनी सिफारिशें लागू हुई, सैकड़ों सिफारिशें बनी पर लागू नहीं हुई। छात्र राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए जो एक लिंग दो समिति की सिफारिश जैसे ही आई उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। अपने छात्र राजनीति के ऊपर लगाम लगा करके क्या जो मूल राजनीति है या जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें अपराधियों का आना बंद हो गया। लोग केवल कुछ पार्टी आप फिर अगर गुंडा एलिमेंट की बार बार बात हो रही है कि भाई गुंडा एलिमेंट की वजह से चुनाव बंद हो गए, पंचायत के चुनाव हैं उसमें भी गुंडागर्दी होती है, विधानसभा के चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग की हमने खबरें देखी हैं, तो उनको तो बंद नहीं किया गया उन चुनाव को, तो फिर छात्र संघ के चुनाव को ही क्यों बंद किया जाता वो? नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आज हम मेरठ विश्वविद्यालय है उसके कैंपस में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुराने छात्रों का भी जमावड़ा है और जो नए छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं इस समय मौके पर उनका भी जमावड़ा है। किसी भी इलाके को उसकी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है वो एक सेहत देती है, उसकी राजनीति को भी सेहत देती है, उसके समाज को भी सेहत देती है। तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसके ऊपर इस विश्वविद्यालय ने क्या असर किया, उसके समाज के ऊपर, उसकी राजनीति के ऊपर, कौन कौन लोग यहाँ से गए, किस तरीके के आंदोलन यहाँ खड़े हुए, किस तरीके की राजनीति इस कैंपस से उभरी और कैसी उसने जाकर आगे समाज को और राजनीति को सेहत दी, इन सब मामलों पर हम बात करेंगे आज। पुराने जो स्टूडेंट लीडर हैं वो भी यहाँ पर हैं और जो मौके के छात्र हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो एक एक करके बात शुरू करते हैं। शुरुआत हम कोशिश करेंगे कि इस जो कैंपस की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, उससे करेंगे और उसी के बाद ही आगे धीरे धीरे जो मौके की राजनीति है वहाँ तक बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे गांव सवेरा नाम के छोटे से चैनल में। तो सबसे पहले तो सर आप डॉक्टर साहब आप बताइए, आप तो आजकल पढ़ा रहे हैं कॉलेज में ही, तो क्या इस कैंपस की इतिहास है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, कैसे शुरू होता है, कब से शुरू होता है और किस किस तरीके के दल शुरुआत में होते हैं और बाद में कौन कौन से पनपते हैं? देखिए, जहाँ तक छात्र राजनीति का सवाल है तो छात्र राजनीति यहाँ की बहुत पुरानी और इसकी समृद्ध जो है इसकी परंपरा रही है। यहाँ पर छात्र नेता आपस में एक रहते थे, पार्टी अलग हो सकती थी लेकिन उनके मुद्दे एक थे छात्रों के। दल कोई भी हो लेकिन छात्रों के मुद्दे एक थे और हमेशा जो है सभी छात्र नेता और सभी छात्र जितने भी तमाम मुद्दे थे छात्रों के उन पर एक पटल पर आते थे और अपनी मांग जो है धमक के साथ मनवाते थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो है वो रूप रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में जब से ये छात्र संघ के चुनाव की जो है एक तरीके से बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की एक कुत्सित चाल थी, उसमें कहीं ना कहीं सफल भी रहे हैं भाजपा सरकार। और पिछले 5 सालों से कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ यहाँ पर। देखिए, हमारे छात्र संघ का जो ऑफिस था उसमें पुलिस चौकी बना दी गई। विश्वविद्यालय में जहाँ छात्रों को पढ़ाने का माहौल होना चाहिए वहाँ पुलिस का क्या काम है जी। तो आपके समय का कोई आपको ऐसा कोई बड़ा आंदोलन ध्यान आता हो जो आप लोगों ने लड़ा हो और जिसका जो सूबे की राजनीति थी उस पर कोई असर छूटा हो? देखिए, सूबे की राजनीति में हमारे जो सीनियर छात्र नेता थे उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो है जेल में गए हैं, इमरजेंसी के दौरान जो है तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं जब भी मौका मिला। अभी हमारे समय में जो है कॉपी मूल्यांकन घोटाला हुआ था, उसमें तमाम छात्र नेता एक लामबंद हुए थे और विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे तत्कालीन, उनको जो है यहाँ से हटवाने में जो है सभी छात्रों का योगदान रहा था। और जो तमाम राजनीति है प्रदेश की, आपके देश की, जो तत्कालीन जो भी स्थितियाँ रहती है उस पर यहाँ के छात्र राजनीति असर डालती है। जी, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो एक थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत सारे लोग बाहर के देखते होंगे, तो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए करें कि आप फलां साहब हैं और इस विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर नहीं भी रखते हैं तो आप बता सकते हैं। तो
मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश है। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व महामंत्री हूँ। वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर यहाँ काम भी कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अनुसूचित वर्ग का मैं काम देख रहा हूँ। जहाँ तक आपने पूछा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन की अगर बात आप करें तो एक तो फीस वृद्धि का के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और लंबे समय का आंदोलन, सुदृढ़ आंदोलन इस विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं ने किया। और सरकार को, जिसकी भी सरकार उस समय रही हो, उन्हें अपने अपने आदेश वापस लेने पड़े। मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, 10-10, 20-20 गुना फीसें बढ़ी थी। मेडिकल कॉलेज के छात्र आंदोलित नहीं हुए, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलित होकर के सरकारों को मजबूर किया कि वो छात्र हितों के खिलाफ जो निर्णय लिए गए उन्हें वापस लें। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन मुझे याद है, मेरठ में ही एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ था। यहाँ के एक पूर्व सांसद हैं शाहिद अखलाक, उनके परिवार के लोगों ने 3 लड़कों के टुकड़े करके उनकी लाश को बोरी में बंद करके एक नहर पर फेंक दिया था। एक दिन, अगले दिन पूरा मेरठ बड़ा शांत रहा, डर में रहा, बड़ा भय था। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तमाम वो छात्र नेता साथी जो हमारे थे, मैं उनको धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि उन्होंने इस चुप्पी को, उस डर को तोड़ा और व्यापार संघ के लोगों के साथ मिलकर, बार एसोसिएशन के साथ मिलकर के, मैं समझता हूं कि ऐसा मेरठ बंद ऐतिहासिक कभी शायद हुआ ना हो कि पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरी सड़कों पर। और उस लड़ाई का इतना, मतलब हम इस तरह सफल हुए कि जिनके पास कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति थी और जिनका मेरठ में ऐसा असर था कि प्रशासनिक अधिकारी डरते थे कि वो लोग दंगा ना करा दें, आज भी वो लोग, दशक बीत गया साहब, एक डिकेड हो गया है, वो लोग डिकेड से भी ज़्यादा, और वो लोग आज भी जेल में बंद हैं। जमानतें भी खारिज हुई, जमानतें नहीं हो पाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत इसलिए भी कैंसिल की कि पूरा शहर उनके खिलाफ आंदोलित है। वो छात्र आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिला। ऐसे तमाम आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। जो भी छात्रों पर, किसी दल के छात्र पर भी अगर कोई भी उसके हितों पर कुठाराघात हुआ, शोषण की कार्रवाई किसी के द्वारा की गई, तो तमाम छात्र नेता इकट्ठे हुआ रहा करते थे। विचारधाराएं बेशक लोग हैं, जैसे कि भाई हमारे भाई राजीव जी कह रहे थे, राजीव जी लोकदल के छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हम ये मानते थे कि चुनाव अलग विचारधारा पर लड़ा जाएगा, लेकिन छात्र हितों के लिए, छात्र हितों के कॉज के लिए हम लोग इकट्ठे होकर साथ रहेंगे और साथ रहा करते थे। ऐसी स्वस्थ परंपरा थी। अच्छा, आप छात्र हितों की बात कर रहे हैं अभी, तो चुनाव बंद हो गया और आप उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके काल में चुनाव बंद हुआ, तो आपने कोई ऐसी अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है ऊपर कि भाई चुनाव करवाया जाए, चुनाव से जो छात्र राजनीति है उसको सेहत मिलती है, वो उभरती है और उस नए छात्र, आप जैसे छात्र नेता मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वो वहाँ पर भी अच्छा काम करेंगे, ऐसा कुछ आपने भेजा? देखिए समझ साथी, ये निश्चित तौर पर बड़ी दुखद बात है कि छात्र राजनीति का दम घुटे, इसमें कोई दुराई नहीं है कि दुखद बात है। लेकिन इसके लिए उन दलों को भी अपने गिरबान में झांकना होगा जिनकी वजह से यही परिस्थिति आई है। क्योंकि छात्र राजनीति स्वस्थ परंपरा का और लोकतंत्र की नींव है जी, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने छात्र राजनीति को केवल दबंगई का भी रूप देने का प्रयास किया। और एक भाजपा की सरकार से पहले जिस राजनीतिक दल की सरकार इस प्रदेश में थी, मैं खासकर कहना चाहूँगा उस राजनीतिक दल के लोगों ने छात्र राजनीति को केवल गुंडागर्दी का प्रतीक बना करके छोड़ दिया था। उसके खिलाफ ये निर्णय सरकार ने लिया। लेकिन मैं सरकार से इससे पहले भी हमने मांग की है और मैं कह रहा हूँ कि मांग में फिर भी इसके अलावा भी हम निश्चित तौर पर करेंगे, कर भी रहे हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी तो मानती है कि छात्र राजनीति जिंदी रहे, तभी तो विद्यार्थी परिषद जैसा बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन हम लोगों ने बनाया हुआ है, संघ परिवार से निकला हुआ है। जी, मैं एक कल बात कर रहा था यहाँ पर बहुत सारे लोगों से, तो वो कह रहे थे कि जो विद्यार्थी परिषद है उसी को ही सेहत देने के लिए चुनाव बंद करवा दिए जाते हैं और जो और दूसरे छात्र संगठन होते हैं वो उस तरीके से बातचीत नहीं कर पाते। ये मुझे कल बताया। मैं आपके ओमवीर की जो दुकान है चाय की, इसी के बैठे थे। इसके देखिए आंकड़े हैं, जब सरकार बदली और 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो एक साल जो है तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है चुनाव हुए, छात्र संघ चुनाव हुए। हर जगह जो है एबीपी की हार हुई, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा दूसरा था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो है विपरीत था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को चाहिए रोजगार, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को चाहिए अच्छी शिक्षा की बातें, अच्छी चिकित्सा की बातें। चलो डॉक्टर साहब, एक मैं आपको रोकना चाहूँगा। अब देखिए, मैं अब जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई आप तो फिर दबंगई का अड्डा बना देते थे, आप
और कल ओमवीर की दुकान पे मुझे ये भी बताया गया कि जातिगत चुनाव होते थे, यहाँ पर दो जातियों के बन जाता था, तो उसका वो भी तो एक कारण रहा होगा उसके ऊपर। जाति का कोई मसला नहीं होता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जातिगत कोई मामला नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट होता है और स्टूडेंट के मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते थे। लेकिन पूरी यूपी में जब एबीवीपी का सफाया हो गया तो योगी जी ने सोचा कि ये तो गलत मैसेज जाएगा, चुनाव बंद कर दिए, डब्बा बंद, एबीवीपी को ऊपर उभार दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जी के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति जी की समाजवादी पार्टी के लड़कों ने बाकायदा मतलब गुंडे दिखाते हुए उनकी इस कदर मारपीट की थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति के साथ मतलब केवल हाथापाई की बात नहीं कर रहा, मारपीट लिटरली की। मेरा मानना है देखिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी बात रखने का तरीका है। आप अपनी बात रखिए, संवैधानिक और संसदीय व्यवहार का पालन करते हुए अपनी बात खूब अच्छे से रखी जा सकती है। अपनी बात को जोरदार रखने का तरीका गाली देना नहीं हो सकता साहब, किसी की गिरबान पकड़ना नहीं हो सकता, किसी पर चाटा मारना नहीं हो सकता। जितने बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने किसी को चाटा नहीं मारा साहब, किसी को गाली नहीं दी और युग परिवर्तन किया है साहब। विवेकानंद जी बड़ा उदाहरण है, शहीद भगत सिंह बड़ा उदाहरण है। शहीद भगत सिंह चाहते तो लोगों की हत्या कर सकते थे, बम फेंकना, उन्होंने बम इसलिए नहीं फेंका किसी की हत्या करनी है, वो ये बताना चाहते थे कि हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। हम क्रांतिकारी है तो क्रांतिकारी होने और गुंडा होने में फर्क है ना जी। अब हम भी उस समय के लोग हैं, बताया जैसे हमारे प्रिय डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो उस समय स्वस्थ परंपरा हुआ करती थी। जैसे परंपराएं बिगड़ेंगी तो उसका देखो उसके कुछ नुकसान तो झेलने पड़ेंगे। हाँ, वो नुकसान छात्र राजनीति को हुआ है। फिर भी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जैसे ही ये चुनाव खत्म हो तो डेमोक्रेसी की बड़ी अच्छी परंपरा है, छात्र राजनीति के चुनाव फिर हो, स्वस्थ परंपरा हो। और छात्रों से मेरी अपील है कि वो छात्र संघ के चुनाव को स्वस्थ परंपरा की तरह ही लें। डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब, रवि प्रकाश जी की मांग को हम बिल्कुल पूरा करेंगे, प्रदेश में बदलाव होगा और इनकी मांग को पूरा करेंगे, छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी। नहीं, वो भाजपा सरकार ये जो है भाजपा सरकार आ रही है, वो करेगी। ये विषय जो है छात्र राजनीति चल रहा है। मैं डॉक्टर विशाल सारस्वत, यहाँ 2006 में छात्र संघ का महामंत्री। आप सब किस छात्र- दल से जुड़े? अब मैं वही उसका ही जवाब देना चाह रहा था। जो आपने 2 दिन से मंथन किया है चाय पे ओमवीर के यहाँ की जातिगत राजनीतियाँ यहाँ होती थी, उसका मैं जवाब ऐसा दूंगा कि सब लोग सहमत होंगे। पहली बात, यहाँ छात्र राजनीति की बात हो रही है। छात्र राजनीति जो जड़ होती थी, लोकतंत्र की पाठशाला कहे जाते थे कि वहाँ से नेता निकलते थे। इस देश में आज़ाद होने के बाद इतनी सिफारिशें लागू हुई, सैकड़ों सिफारिशें बनी पर लागू नहीं हुई। छात्र राजनीति पे अंकुश लगाने के लिए जो एक लिंगदो समिति की सिफारिश जैसे ही आई उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। उसकी वजह से जो सबसे कमजोर, आज हम कह रहे हैं कि छात्र राजनीति कमजोर है, उस सिफारिश को लागू तत्काल प्रभाव से लागू करा गया तत्कालीन सरकारों ने, उससे जो छात्र राजनीति कमजोर हुई। रही बात जातिगत की बात, इस कैंपस में विशाल सारस्वत ब्राह्मण जाति से था। विशाल सारस्वत का इतना शायद वोट बैंक हो ना हो, पर शायद मैं ऐसा उदाहरण हूं कि मेरा टिकट कटा विद्यार्थी परिषद से और मुझे इस कैंपस के प्रत्येक छात्र ने लड़ाया और महामंत्री बनवाया निर्दलीय। इस कैंपस का इतिहास था, विशाल सारस्वत निर्दलीय चुनाव जीता, पूरा हॉस्टल, पूरा समाज, सब लोग हमें लड़ा रहे थे और हमें जिताया। जातिगत होता था पर ऐसा नहीं था जो व्यक्ति, जैसे आज और राजनीति हो रही है कि इसे जोड़ लो उसे जोड़ लो। कैंपस में मुद्दों पे, विचारों पे बहस होती थी, यहाँ पर डिबेट होती थी। उस डिबेट को जो विन करता था उसको भी लोग जिताते थे। क्यों राजीव भाई? हम तो दलित समाज से हैं मनदीप साहब। भैया क्षेत्र में है। नहीं, जाति तो है पर मैं उदाहरण बता रहा हूँ, अभी आप पे भी आएगा, अभी आएगा। जाति तो देखो हम पैदा हुए हैं जिस जाति में, वो तो हम रहेंगे, पर उसे हम कैसे अलग करते हैं? अरे हम दलित जाति से थे, परंतु हम तो शेड्यूल कास्ट है जी। लिंग दो हमें तमाम छात्र छात्राओं ने भरपूर समर्थन दिया, छात्राओं को तो इतना समर्थन था वो मानती थी कि भाई हमारा लिंग भाई दो है। सिफारिश की जो सिफारिशें लागू होने से जो छात्र राजनीति कमजोर हुई, उस वजह से इस कैंपस से आज मंत्री भी बने, इस कैंपस से आज हमारा विधायक भी है, छात्र संघ का अध्यक्ष। तो छात्र राजनीति का इतना अच्छा प्रभाव रहता था कि यहाँ से नेता निकलते थे। अब वो नेता निकलने बंद हो गए। अब अपनी बात कहने से वाइस चांसलर के आगे छात्र डरता है। क्यों? उसकी 75% होगी तो वो लड़ पाएगा, उसको निलंबित हो जाएगा, उसका सेमेस्टर ब्रेक हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पुलिस, आज हम आए 10 साल बाद कैंपस में, आते ही हमने देखा पुलिस चौकी, पुलिस घुसने से डरती थी। डरने का मतलब पुलिस घुसने से पहले वाइस चांसलर पूछती थी, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है, विश्वविद्यालय का ऑटोनोमस बॉडी थी, और वाइस चांसलर को भी मजबूरी में छात्र नेताओं से बात करनी होती थी कि छात्र समस्या है आपकी, हम वो निर्णय लेंगे जो छात्र हित में होगा। अब नहीं है ऐसा माहौल। अब जो है जूनियर सीनियर जानते ही नहीं एक दूसरे को, एलुमनाई और नए बच्चे शायद हमें ना जानते हो। क्यों डॉक्टर साहब? तो लिंग दो समिति नहीं होना चाहिए विश्वविद्यालय। बहुत ज्यादा गलत लागू हुई।
और वैसे विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय पढ़े लिखे लोगों की जगह है साहब, यहाँ पुलिस की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। ये बात छात्रों को भी समझनी पड़ेगी और प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को जितना जल्दी समझे अच्छा है। अगर पुलिस का महत्व विश्वविद्यालयों में होता तो फिर तो प्रोफेसर भी विश्वविद्यालय के ही होते। पुलिस के हो जाते प्रोफेसर भी। फिर पढ़े लिखे लोगों की क्या आवश्यकता थी? विश्वविद्यालय में प्रशासन चलाने के लिए गार्जियन होने की जरूरत है, इसमें कोई डाउट लाठी से धकेलना चाह रही है, लाठी से नहीं धकेलेगी। ये युवा है, ये स्टूडेंट है, ये किताबों से चलेगी, शिक्षा से चलेगी। ये शिक्षा का मंदिर है। थोड़ा रोकते हैं, एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की होंद है, इसकी नींव है, वो कैसे रखेगी और फिर इसमें स्टूडेंटों ने अपनी राजनीति को कैसे चुना, कैसे उन्होंने संगठन डेवलप किए, अपने अपने कौन कौन से संगठन डेवलप हुए और फिर किस तरीके का दौर रहा। भाई 8-10 साल छात्र इस सभा का रहा हो, समाजवादी का, या फिर लोकदल का कैसा रहा, विद्यार्थी परिषद या NSUI, उनका एक बार आप बता दें तो कोई साथी। हाँ, जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इस विश्वविद्यालय का नाम मेरठ विश्वविद्यालय के नाम पर लोग इसे जानते थे पूरे भारतवर्ष में। तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 1993 में उन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध किसान नेता, किसानों को मसीहा जिन्हें कहा जाए, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। उसके बाद तभी से छात्र संघ के चुनाव जो है इसमें होने प्रारंभ हुए। तो हमारे विश्वविद्यालय के घोषित प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष आदरणीय विघ्नेश त्यागी जी, जो इसी विश्वविद्यालय के हिस्ट्री में प्रोफेसर हैं, वो रहे विद्यार्थी परिषद से। मनोज शिवाज जी मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर है विद्यार्थी परिषद से, वो जीते। तो वो दौर था जब विद्यार्थी परिषद हावी रही छात्र राजनीति पर, विद्यार्थी परिषद के लोग चुनकर आने लगे। फिर कुछ दिन के लिए 2-3 साल 4 साल के लिए फिर ऐसा दौर आया कि भाई 91 के आसपास शायद की बात है वो, कि 2-3 साल फिर छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। छात्र संघ का चुनाव फिर होता है तो 97 में डॉक्टर रविंद्र गौड़, वो मोदी नगर के कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो भी भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद जीतते हैं। और उस समय पहली बार 97 में एक अनुसूचित वर्ग के एक छात्र संघ के उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। उसके बाद कुछ बातें होती हैं ऐसी कि भाई अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग का कुछ थोड़ा सा मोह हटता है, तो वो छात्र क्रांति मोर्चा का गठन करते हैं विश्वविद्यालय में। छात्र क्रांति मोर्चा एक अलग ऐसे एक विंग उभर के आती है। लोकदल का छात्र राजनीति में प्रभाव बढ़ना प्रारंभ होता है उस जमाने में। फिर छात्र क्रांति मोर्चा विद्यार्थी परिषद के साथ अलायंस करके चुनाव में आता है, लोकदल उसके सामने आता है और लंबे समय लोकदल और विद्यार्थी परिषद का छात्र राजनीति में आमना सामना खूब अच्छे से होता है। तो कभी विद्यार्थी परिषद की विजय, तो कभी एक लोकदल के उस समय समर्थन से और NSUI के समर्थन से एक छात्र संघ के अध्यक्ष जीते। बाद में समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री भी रहे हैं कुलदीप उज्ज्वल। आज के लोग कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, नहीं सॉरी लोकदल की राजनीति है, लोकदल बीच में कांग्रेस में गए थे तो लोकदल की राजनीति कर रहे हैं। तो वो छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। विशाल जी हैं निर्दलीय निर्वाचित हुए। हम छात्र क्रांति मोर्चा से आए थे लेकिन विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़े, निर्वाचित हुए। लोकदल के आप छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकदल और NSUI के समर्थन से चुनाव लड़े। तो एक लंबा समय आया लोकदल और विद्यार्थी परिषद का। फिर समय आगे बढ़ा तो समाजवादी छात्र सभा का भी एक प्रभाव रहा यहाँ की छात्र राजनीति में और उनके लोग भी चुनाव जीते। समाजवादी छात्र सभा के राजदीप विकल हैं, वो मुझे याद आते हैं। एक हमारे महामंत्री प्रधान रहे हैं मिश्रा एक छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, विवेक मिश्रा नहीं मिश्रा जी थे, और एक प्रधान हमारे वो रहे हैं महामंत्री। तो फिर उसके बाद ये मिक्स होकर के विद्यार्थी परिषद, लोकदल और समाजवादी छात्र सभा, इनका खासा प्रभाव मेरठ विश्वविद्यालय ही नहीं कैंपस के साथ साथ मेरठ के आसपास के इलाके में भी देखने को मिलता है। मेरठ के जो विश्वविद्यालय का जुरिडिक्शन का जो क्षेत्र है उसमें तमाम मिक्स ये प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह छात्र राजनीति आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ स्वर्णिम इतिहास की बात मैं करूं तो वैसे तो मात्र छात्र रहे, अजीत डोभाल भी मेरठ कॉलेज के छात्र रहे हैं। सतपाल मलिक जो गवर्नर वर्तमान में भी हैं वो यहीं के छात्र राजनीति की पैदाइश है। के शर्मा कांग्रेस के नेता रहे, यहीं के छात्र राजनीति की पैदाइश है। अभी सोमेंद्र तोमर एक बार के विधायक भी हैं, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ दक्षिण से, यहीं के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। कुलदीप उज्ज्वल छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, राज्य मंत्री रहे हैं, मैं बता ही चुका हूँ। अभी नंदकिशोर गुजर लोनी से विधायक रहे भी, चुनाव लड़ रहे हैं, यहीं की छात्र राजनीति की पैदाइश है। अभी उसकी बात आप करें, अवनीश काजला कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ कैंट से, छात्र राजनीति की पैदाइश है। आप अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, छात्र राजनीति की पैदाइश है। एक राजीव तरारा है धनोरा, छात्र राजनीति की पैदाइश है। एक बुलंदशहर में एक छात्र संघ के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीराज सिंह, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, सिकंदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, छात्र राजनीति की पैदाइश है। मुरली मनोहर जोशी जैसा बड़ा चेहरा, वो यहाँ की छात्र राजनीति की पैदाइश है। लेकिन बस हुआ ये है कि नेगेटिव चीज़ों को लोगों ने ज़्यादा दिखाया है, वरना यहाँ की छात्र राजनीति बड़े बड़े सूरमा दिए हैं साहब। और
और मुझे उम्मीद है कि आगे भी छात्र राजनीति यहाँ की जो है उस देश की राजनीतिक पटल पर अपना छाप छोड़ेगी। लोकदल ने कितने छात्र नेताओं को टिकट दिया है अभी के लिए? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने, मैं समझता हूँ, 3 टिकट दिए हैं। एक तो हमारे डॉक्टर अजय तोमर जी हैं, वो हमारे पूर्व में जो है छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। एक हमारे जयवीर तोमर जी हैं, अब फिलहाल वो जो है बड़ौत विधानसभा से लड़ रहे हैं। और हमारे राजपाल बाल्यान जी कभी डीएवी कॉलेज में जो है वो भी छात्र राजनीति किया करते थे। 3 लोगों को टिकट दिए हैं। और हमारे डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी है, हमारे छात्र संघ के जो है अध्यक्ष रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के। वे पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं और वो भी टिकट की लाइन में थे, लेकिन डॉक्टर अजय तोमर जी को दिया गया वहाँ से। एक शायद अतुल प्रधान भी गठबंधन के उम्मीदवार है। अतुल प्रधान जी वो सरदाना से लड़ रहे हैं, समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के जो है संयुक्त प्रत्याशी है और यहाँ पे जो है छात्र राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं। और भाजपा से आपको कोई अभी? भाजपा से तो बहुत ज़्यादा छात्र राजनीति को बढ़ावा देते हुए बहुत लोगों को छात्र राजनीति से निकले हुए लोगों को विधानसभा में भेजने की टिकट दिया है, भेज भी रही है। परंतु जो मुख्य बात है कि हमारे सीनियर साथी रवि प्रकाश जी ने बताया कि इतने लोग छात्र राजनीति से निकले, भविष्य में अगर छात्र राजनीति, छात्र संघ और विश्वविद्यालय के युवाओं को छात्र संघ या छात्र राजनीति में सक्रिय ना भूमिका निभाई तो भविष्य में शायद छात्र राजनीति विलुप्त हो जाएगी और इस देश की राजनीति कॉरपोरेटों के हाथ में जाएगी। ये सब बुद्धिजीवी कहते हैं। उस चीज़ को, कॉरपोरेट को रोकने के लिए लोकतंत्र में छात्र राजनीति जिंदा रहे, इस देश में चुनावी व्यवस्था में छात्र नेताओं की भागीदारी रहे, उन्हें सुख दुख का पता होता है, उन्हें छात्रों की समस्याओं का पता होता है, उन्हें फीस वृद्धि हो या जो ये कॉरपोरेट पब्लिक सेक्टर में सारी चीज़ें जा रही हैं, छात्र नेता जब सदन में बैठा होता है तो निश्चित तौर पे वो छात्रों की बात रखेगा। अगर हम सब लोग कोई मुहिम या सरकार कोई ऐसी मुहिम चलाएगी छात्र संघ जिंदा रहे तो भविष्य में छात्र नेता जब सदन में रहेंगे तो छात्र राजनीति भी जिंदा रहेगी और एक छात्रों का अच्छा उज्जवल भविष्य भी होगा। जी, कोई नॉन पॉलिटिकल साथी? आप नॉन पॉलिटिकल हैं? नॉन, अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विनीत छबराना है। अच्छा जी। तो ये तो सारे नेता लोग बैठे हैं, सब कोई ना कोई फायदा भी ले रहे हैं, कल को टिकट भी मिल जाएगा। तो जो नॉन पॉलिटिकल छात्र रहे और जिन्होंने फीस वृद्धि की स्ट्राइक हो या फिर कोई और मामला हो उसमें भी भाग लिया हो, उनको आप कैसे देखते हैं? और क्या अभी के लिए एक जो स्टूडेंट है उसको भी वैसा ही माहौल मिलता है जो पहले आप लोगों के समय मिला हो? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो भूतपूर्व राजनीति थी उसमें कहीं ना कहीं जो हर जाति थी रहती थी वो मिलकर काम करती थी। आज जो छात्रों के पिछड़े होने का कारण है, ज़्यादातर अधिकांश छात्र कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, वो जाट, गुजर, ठाकुर, एससी, मुस्लिम, ज़्यादातर जो छात्र इकाई है वो सारी जातिगत बढ़ गई है। और जो भूतपूर्व हमारे छात्र रहे थे वो सब मिलजुल कर काम करते थे। और आज छात्र राजनीति के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि कहीं ना कहीं सरकार ने छात्र संघ चुनाव पे जो रोक लगा रखी है उससे जो अपने छात्र संघ अपने मुद्दे हैं वे नहीं उठा पाता। अच्छा जी, कोई अभी मौके का स्टूडेंट हो वो कोई बात? अच्छा, आप लोग यहीं पढ़ रहे हैं? अच्छा। देखो मैं कैंपस से शोध छात्र हूँ। हाँ। यही पॉलिटिकल साइंस में शोध कर रहा था। अच्छा जी। और छात्र राजनीति के कारण ही जो यहाँ 2017 में लास्ट टाइम छात्र संघ चुनाव हुए। आप मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में खड़े हैं फिलहाल, और मेरठ के 3 बड़े कॉलेज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो, मेरठ कॉलेज हो या डीएन कॉलेज हो, उसमें एबीवीपी को बिल्कुल युवाओं ने नकार दिया था और कहीं भी ये चुनाव नहीं जीत पाए थे। क्या हाल है सतीश? सर छात्र एक सेकंड, जाओ बैठो एक बार। छात्र हैं तो अभी के लिए आप कैसे देखते हैं कि कैसे जो छात्र राजनीति किस उसमें है? और आपका एक बार परिचय भी दे दीजिएगा, और किसी दल से जुड़े तो वो भी बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य पवार है, मैं रालोद छात्र सभा से जुड़ा हूँ, पश्चिम का अध्यक्ष हूँ। देखो, छात्र संघ चुनाव और छात्र संघ चुनाव बंद होने से छात्र राजनीति बिल्कुल ख़त्म की स्थिति में हो गई। और उसका सीधा साधा जो उदाहरण है, अभी बताया कि पुलिस चौकी खुली हुई है विश्वविद्यालय में, ये उपाध्यक्ष का ऑफिस है, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष का ऑफिस है जिसमें छात्र संघ चौकी खुली हुई है। हमारे ही लगा हुआ छोटराम कॉलेज है, छोटराम कॉलेज में एग्रीकल्चर की बिल्डिंग में जहाँ छात्रों के लिए क्लास होती थी, आज विश्वविद्यालय ने वहाँ पे अस्थायी जेल बना रखी है। ये छात्र राजनीति का खत्म होने का कारण है। पास में यहाँ पे एक बैडमिंटन का आउटडोर स्टेडियम है, उसमें विश्वविद्यालय ने कॉपी भरी हुई है। बच्चे जहाँ पे बैडमिंटन खेलना था वहाँ पे विश्वविद्यालय की कॉपियाँ रखी गई हैं।
कॉपियां उठाई गई तो उसमें प्रशासन की ईवीएम मशीनें रखी गई है। ये छात्र राजनीति खत्म होने का सीधा सीधा जो छात्रों पे प्रभाव पड़ रहा है। फीस हर साल, हर 2 साल बाद बढ़ जाती है आवाज उठाने के लिए। अब छात्र संघ होते थे तो छात्र संगठन भी यहाँ चिपके रहते थे, आते थे, तमाम तरह के धरने प्रदर्शन होते थे। 2017 के बाद छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, पुराने जो छात्र नेता है वे भी अपना क्षेत्रों में जाके तैयारी में लग गए, कोई कहीं मतलब पार्टी से जुड़ के पार्टी में लग गए। तो उससे जो छात्र राजनीति खत्म हुई है उससे तमाम समस्याएं बढ़ी हैं। जी डॉक्टर साहब, आप मेरठ कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप भी चीज़ें देखते होंगे, तो आप इस जो ये लोग नहीं बताना चाह रहे हैं हमसे या छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा हो जो अभी आप बताना चाहें, या कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव नैरेटिव चाहे जाति से लेकर हो, धर्म से लेकर हो, या जो ओवरऑल समाज को और छात्र राजनीति को सेध देने वाला हो, वो कुछ ऐसा कुछ आपको? देखिए, आपकी इस तमाम डिबेट में मैंने तमाम साथियों की बातें सुनी। मुझे लगा कि छात्र राजनीति खत्म होने के पीछे जो उसकी सबसे बड़ी खामियां गिनाई गई कि छात्र राजनीति में जाति और छात्र राजनीति में जो है छात्र मतलब ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में जितने भी आपराधिक तत्वों का जो घालमेल है वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति का उत्पाद है, ऐसा डिबेट में लग रहा था। और सरकार भी लगभग इन्हीं तथ्यों को आगे करके कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को रोकना चाहती है। मेरा मानना ये है कि देखिए, आप अभी रवि प्रकाश जी ने जो बताया कि जो भारतीय राजनीति का स्वरूप है, छात्र राजनीति में भी वही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। जाति अगर भारतीय सोसाइटी के हर हिस्से में है, वो राजनीति में आपको इसलिए दिखाई देती है कि जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, जब वो राजनीति का हिस्सा बने, मेन राजनीति का हिस्सा बने, तो आपको लगा कि राजनीति में जाति आ गई। अब यही चूंकि छात्र भी उसी सोसाइटी से और उसी हिस्से से निकल के आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि 90 के दशक में जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसकी राजनीति अगर चरम की ओर जाती है तो छात्र राजनीति में रिप्रेजेंटेशन उनका बड़ा दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय में भी दिखाई दिया। आप भी, रवि प्रकाश जी भी हैं, आप दलित वर्ग से आते हैं, निश्चित रूप से महासचिव रहे, ईश्वर चंद्र सागर छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, और तमाम पिछड़े जो इस क्षेत्र के लोग हैं, आप विशाल जी हैं, मतलब तमाम जो एक जाति विशेष का कहीं ना कहीं अड्डा था, एक विशेष जातियों का अड्डा था। लेकिन जब भारतीय राजनीति में चेंज आता है तो छात्र राजनीति में भी वो चेंज आता है। तो इसलिए ये कहना कि छात्र राजनीति में ही सिर्फ जाति दिखाई दे रही, गलत है, एक बात। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आम तौर पर किसी चीज़ को बुराई करने के लिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या भारतीय राजनीति में अपराधियों का आना बंद हो गया? आपने छात्र राजनीति के ऊपर लगाम लगा करके क्या जो मूल राजनीति है या जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें अपराधियों का आना बंद हो गया? निश्चित रूप से अपराधियों का प्रवेश ज्यादा हुआ। देखिए, भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के 3 ही तरीके हैं। या तो आप छात्र राजनीति से आ सकते हैं, या आप ट्रेड यूनियन से आ सकते हैं, या आप पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ सकते हैं। भारत में ट्रेड यूनियन खत्म है, लगभग खत्म है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं दिखाई दे रहा है या कहीं भविष्य में कोई लीडर दिखाई दे रहा है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका आपका छात्र राजनीति हो सकता था। ये सच है कि आज की जो मूल धारा में जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें लगभग 70% लोग कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से आए हैं। और छात्र राजनीति में एक चीज और है बहुत, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि वे लोग जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, वो अपनी दम पर, अपनी ताकत के आधार पर कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति का हिस्सा बने। छात्र राजनीति ही वो ताकत है। आज भारत में तक जो शीर्ष पर लीडर्स हैं उसमें 90% कहीं ना कहीं छात्र राजनीति की उत्पाद है। देखिए, छात्र राजनीति से कहीं ना कहीं एक सवाल सरकार को दिक्कत होती है कि जो छात्रों की तरफ से जो सवाल आएगा, जो लीडरशिप की तरफ से सवाल आएगा, कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखों का सवाल होगा और उसके तर्क भी होंगे। उन तर्कों से कहीं ना कहीं सरकारें डरती हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि चाहे कोई भी सरकार हो, हम यहाँ किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो, सब लोगों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और राजनीति में आप अपराध खत्म करना चाहते हैं, राजनीति में आप तमाम लोगों का घालमेल खत्म करना चाहते हैं, तो जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति अच्छी होगी कैसे? अब एक दिन की व्यवस्था तो है नहीं ना। तो जब अच्छे लोगों का प्रवेश ही आपने रोक दिया, अब ये हो सकता है कि कुछ उम्र का खेल हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना कि एक ऐसी भी भारत में ऐसा भी एक सोसाइटी है कि जिस उम्र में एक सोसाइटी ऐसी है कि एक सोसाइटी में जिस उम्र में लोग कमा रहे होते हैं, एक सोसाइटी ऐसी होती है कि उसका उस उम्र में बच्चा पढ़ रहा होता है। ये भी सोसाइटी का हिस्सा है। जी, मैं डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूँगा एक बार। आप लोग सारे छात्र राजनीति पे चर्चा भी कर रहे हैं,
ये जो पश्चिम का इलाका है, इसमें जो 11-12 ज़िले हैं, इसमें लगभग सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक यही यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर है बस, हाँ, और स्टेट यूनिवर्सिटी यही है। और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटियां तो बहुत सारी उगाई हैं, जिसमें छात्र राजनीति तो होगी नहीं, आपको भी पता है। हाँ, तो इतना बड़ा इलाका है और सारी ही पार्टियों के लोग आप बैठे हैं, आपकी सरकारें भी रही हैं। कहीं कोई यूनिवर्सिटी, जैसे मैं हरियाणा से आता हूँ, वहाँ पर हर एक ज़िले में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, स्टेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आपके कहीं बौद्धिक तौर पे पश्चिम के इलाके को कमज़ोर रखने की तो कोशिश नहीं हुई, या फिर क्यों नहीं खुल पाई यूनिवर्सिटियाँ? खुल रही है। अब प्रदेश सरकार ने इस बात को, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है पिछले दिनों में, पिछले 4-5 सालों में प्रदेश सरकार ने इस बात को थोड़ी गंभीरता से लिया है और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मंडल में नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। नए विश्वविद्यालयों का सबका लोकार्पण, शिलान्यास हो भी चुका है। इसी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बहुत सारे कुलपति दिए हैं और अभी लेटेस्ट प्रोफेसर पीके शर्मा जी आजमगढ़ के नए विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति हुए हैं। प्रोफेसर एच.एस. सिंह जी इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, प्रतिकुलपति रहे हैं, वो सहारनपुर विश्वविद्यालय में। कुलपति का तो आपका समझ में आता है। आप गठबंधन के से आ रहे हैं राजनीति। एक सवाल। हाँ जी। देखिए, छात्र राजनीति के पीछे या छात्र राजनीति को खत्म करने का एक सबसे जो मूल कारण है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। सरकारें ये चाहती हैं कि सरकार जो शिक्षा है उसका प्राइवेटाइजेशन हो सके, और अगर अगर व्यवसायीकरण होगा तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति उसका प्रबल विरोध करती है। शिक्षा का राष्ट्रीय मतलब जो आपका प्राइवेटाइजेशन ना हो या उसकी रोक में बन जाए। तमाम छात्र राजनीति को इसलिए ही खत्म किया गया कि सरकार चाहती थी कि तमाम जो सरकारी संस्थान हैं उनको बंद किया जाए, और प्राइवेट के अंदर जैसी ही जाएगी तो छात्र राजनीति, पूरे देश की छात्र राजनीति को अगर आप देखेंगे कि जब 90 के दशक में उदारीकरण चल रहा है, और 90 के दशक में उदारीकरण में शिक्षा शामिल नहीं है, लेकिन जैसे ही शिक्षा की तरफ प्राइवेट सिस्टम का जो कहीं ना कहीं घालमेल हुआ तो लोगों को लगा, क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखना कि देखिए शिक्षा पे मैक्सिमम जो अधिकार है वो तमाम राजनेताओं का अधिकार है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर साधन है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक बहुत बेहतर साधन कहीं ना कहीं शिक्षा ही सिद्ध हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने जो बात उठाई है वो बहुत वाजिब सवाल है, थोड़ा लंबा हो गया हालांकि, कि जो निजीकरण हो रहा है शिक्षा का उससे छात्र राजनीति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आपका बहुत वाजिब सवाल है। जो पक्ष के जो लोग हैं जिनकी मौके पर सत्ता है, उन्होंने तो बता दिया कि वो सहारनपुर विश्वविद्यालय खोलेंगे, और आप अखिलेश और जयंत की गठबंधन है, तो आप लोगों की भी अगर सरकार आती है तो आप लोगों का क्या प्लान रहेगा जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा, उसको लेकर? देखिए, हायर एजुकेशन का जहाँ तक मानना है, ये जो नई एनईपी लेकर आई है सरकार, ये नेस्ता नाबूद एजुकेशन पॉलिसी है। ये तमाम, जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, कि व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ती हुई एक प्रक्रिया है, और तमाम जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, उनको प्राइवेट की तरफ धकेलने का एक कुत्सित प्रयास है। अभी देखिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुले हैं, उन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नाम तो गवर्नमेंट हुआ, बिल्डिंग गवर्नमेंट की हुई, लेकिन जो नियुक्तियाँ होगी वो वहाँ पर ठेके पर होगी, कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं होगी। तो ये जो प्रयास है, एक तरीके से ये पता नहीं कि यूनिवर्सिटी का स्वरूप क्या होगा। तो एक बताइए, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो क्या आप निजीकरण पे जो शिक्षा का है और नए सरकारी यूनिवर्सिटियां खोलेंगे और छात्र राजनीति, वो आप बताइए। देखिए, जैसे उन्होंने तो बता दिया कि वो सहारनपुर में खोल रहे हैं। जी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से सरकारी यूनिवर्सिटियां बहाल होगी, छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे, वो जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी बहाल होगी। जो ठेका व्यवस्था की है, शिक्षकों को 10-10 हज़ार में रखा जा रहा है, चपरासी और सफाई कर्मी की वेतन जो है वो 15,000 है, और डिग्री कॉलेज के शिक्षक का वेतन 10,000 पे रखा जा रहा है, तो वो व्यवस्था खत्म होगी। तमाम जो हमारी जितनी खाली पोस्ट है तमाम भरी जाएगी और सरकारी नियुक्तियां बहाल होगी। अच्छा, आप मेरठ कॉलेज से हैं, तो मेरठ कॉलेज तो वैसे अच्छा वो तो शुभम जी भी, अच्छा जी। तो वैसे तो यूनिवर्सिटी वालों की राजनीति चमकती रहती है, वोट इनके 4-5 हज़ार ही हैं। मेरठ कॉलेज तो बड़ा कॉलेज है, उसमें तो ज़्यादा वोटिंग होती है। मेरठ कॉलेज की जो राजनीति है उसको आप कैसे समझते देखते हैं? अपना परिचय भी दे दें और अपना दल का भी बता दें। मेरा नाम अमित बड़ोली है, मेरठ कॉलेज से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में मैं जिला मंत्री हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा। अच्छा, देखिए,
मेरिट कॉलेज की राजनीति से ही विश्वविद्यालय की राजनीति चलती है, क्योंकि बड़ा कॉलेज है, ज़्यादा स्टूडेंट हैं। आज जो वो छात्र राजनीति का थोड़ा नीचे गया है, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं वो मुद्दे अब उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव बैन है, तो छात्र राजनीति हो नहीं रही है, तो इस वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है। सरकार तो आपकी, आपने कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई एप्लीकेशन कुछ दिया आपने? देखिए, जब हम छात्र राजनीति करते थे तो सभी मुद्दे उठाते थे, रोज हम वीसी साहब का घेराव करते थे, सभी मुद्दे उठाते थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सी समस्याओं का हल हमने कराया है। जैसे हमारी सरकार है, जैसे भाई साहब ने बताया कि सहारनपुर में यूनिवर्सिटी भी खोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और लगातार करते रहेंगे प्रयास। आप मेरिट कॉलेज में? मेरा नाम शुभम मलिक है, मैं मेरठ कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में रालोद छात्र सभा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी, तो आप जैसे रालोद से हैं, तो ये जो पूरा इलाका है, इसमें रालोद एक क्षेत्रीय दल भी है और अब गठबंधन भी है, तो आप कैसे देखते हैं जो देहाती छात्र आते हैं या फिर शहराती भी हम कह लें, तो उनमें किस तरीके की राजनीति को, छात्र राजनीति को किस तरीके से लेते हैं? वो क्या खाली फीस के मुद्दों तक बात रह जाती है, या फिर वो राष्ट्र स्तर पर चाहे किसान आंदोलन हो या फिर कोई अगर विद्यार्थी परिषद का तो वो मंदिर आंदोलन भी आप कह सकते हैं, तो उन आंदोलनों तक भी आपकी भागीदारी हो पाती है या नहीं हो पाती है, या सिर्फ फीस पर ही आप रोड़ा काटने लायक रह जाते हो? नहीं, हम जो है फीस के लिए नहीं, आगे तक भी किसान आंदोलन था, वहाँ पे भी जो जितने भी छात्र नेता थे, जितने भी युवा छात्र थे, गांव से या शहर से जितने भी थे, सब ने उसमें भागीदारी करी। और आगे भी जैसे भी कुछ भी कोई भी बात होती है तो छात्र नेता जो है उसमें भागीदारी देते हैं खूब आगे बढ़ के, या वो शहर का हो या वो देहात का हो। लेकिन जो सरकार ने ये जो छात्र संघ चुनाव है इनको बंद किया है, इनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। जो देहात का छात्र है, शहर का छात्र है, कोई भी हो, हम भी इसके लिए चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि नया युवा इसमें आवे छात्र राजनीति में। अब तो आने ही बंद हो गए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव बंद हो गए, सब अपने क्षेत्र में लग जाते हैं, छात्र राजनीति बिल्कुल खत्म हो गई। जी, आप सबसे उम्रदराज लग रहे हैं, तो आपसे हम अगर, अच्छा डीएन कॉलेज के अध्यक्ष हैं, तिलक लगा के आए हैं पूरा, आप तैयार होके आए हैं, कौन से उससे आप संगठन से हैं? मैं अंकित चौधरी हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ डीएन कॉलेज में। चौधरी साहब तिलक लगाने लगे? सरकार के 3 मिनिस्ट्री में मेंबर हूँ। अच्छा, पीछे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में, क्योंकि छात्र संघ का अनुभव है। 2 बार छात्र संघ का महामंत्री भी रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। क्योंकि छात्र राजनीति पर आप अच्छे डिबेट कर रहे हैं, और जो होनी भी चाहिए। आज के लोग में मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से कोई भी छात्र डिबेट नहीं हो पा रही है। लेकिन छात्र संघ पे जो आप लगातार मैं सुन रहा हूँ कि आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार ने छात्र संघ बैन करे, हम नहीं, हम छात्रों का इस विश्व का सबसे बड़ा संगठन चलाते हैं, जिसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसमें हमने काम करा है। देखिए, वो तो सारे संगठन बोलेंगे, एनएसयूआई बोल देगी, वो भी बोल देंगे कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा है। ये जो रालोद वाले हैं ये ना बोल दें कि हमारा तो पूरा यूनिवर्स का सबसे बड़ा है। वो तो सारे संगठन बोलते ही हैं कि हमारा सबसे बड़ा है। लेकिन आपकी जो भागीदारी है और आप अभी मौके की जो राजनीति है, छात्र राजनीति है, क्या वो प्रभावित हुई है, या फिर अभी आप अपना रोल समाज में, राजनीति में, मौके पे चुनाव है, इसमें कैसे देख रहे हैं? इसमें देखिए, हम कहते हैं छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ये एक पहली सीढ़ी है जो राजनीति के ऊपर से करते जाती है। दूसरा विषय, मेरी भाई साहब डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत हूँ। छात्र जीवन की नीति, क्योंकि नौजवान जो पढ़ा लिखा आएगा, सटीक मुद्दे उठाएगा, सटीक मुद्दों पर बात करेगा, उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। लेकिन बहुत से विषय ऐसे थे सरकार ने देखे, कुछ गुंडा एलिमेंट, कुछ लोग केवल कुछ पार्टी आप फिर अगर गुंडा एलिमेंट की बार बार बात हो रही है कि गुंडा एलिमेंट की वजह से चुनाव बंद हो गए। अब इसमें मैं पत्रकार हूँ, हालांकि मैं एक तर्क देना चाहूँगा कि पंचायत के चुनाव हैं, उसमें भी गुंडागर्दी होती है, विधानसभा के चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग की हमने खबरें देखी हैं, तो उनको तो बंद नहीं किया गया उन चुनाव को, तो फिर छात्र संघ के चुनाव को ही क्यों बंद किया जाता? वो एक अगर आप बता पाएं। आपकी बात ठीक। छात्र संघ हमारी इस बार जो लिस्ट में है, वो विद्यार्थी परिषद की बैठक हमारे अन्य संगठनों से हुई है। इस चुनाव के बाद निश्चित है जो विधानसभा का इस बार चुनाव है, इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे। इसमें हम नहीं, क्योंकि हम लोग छात्र संघ से निकल के आए हैं और हमने पूरी अपने ऊपर बात भी करी है। विद्यार्थी परिषद के बड़े पदाधिकारियों से, भाजपा के और संघ के बड़े पदाधिकारियों से बात हुई है। निश्चित रूप से इस बार छात्र संघ के चुनाव बाहर होंगे और हम उसमें एक नया नियम भी इसमें लाने, वैसे लिंग 2 कमेटी की सिफारिश उसमें है भी कि जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं वो चुनाव ना लड़ें, एज
फैक्टर भी है, लेकिन और भी कुछ चीज़ इसमें ऐड करके छात्र संघ को हम बहाल करेंगे। हम भी चाहते हैं कि छात्र संघ हो एक नौजवान जो अपने जिस भी पार्टी में, मैं नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी में आए, जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहता हो उसके रिश्ते खुले। और ऐसा इस बार निश्चित है 100% मैं आपसे कह रहा हूँ, आज 100% इस विधानसभा के चुनाव के बाद छात्र संघ के चुनाव बहाल होने वाले हैं। नहीं, एक छोटी सी बात हो रही है जी। देखो, आप छात्र संघ की जो राजनीति है उसको भारतीय राजनीति से अलग तो कर नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आपराधिक मामले जब तक सिद्ध ना हो जाएं, भारत में प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बन सकता है, जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए। दुर्भाग्य देखिए कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसको सिर्फ आप मुकदमे दर्ज होकर के, मुकदमे तो किसी पे भी दर्ज हो सकते हैं, अगर उसके ऊपर सिर्फ मुकदमे दर्ज होकर के आप उसकी उम्मीदवारी खत्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल है। इस देश की न्याय व्यवस्था पे भी सवाल पूछेंगे और इस देश की कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनसे भी सवाल है। ये कहीं ना कहीं अपमान है जो यूथ है, जहां से आपके पास राजनीति में एक अच्छी बेहतर प्रतिभा आ सकती है, उसको रोकने का कहीं ना कहीं एक तरीका है। इसमें हमारा केवल एक कहना है, केवल एक लास्ट एक मिनट। मंदीप भाई, ये मनगढ़ंत बात है कि जो क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लिंग 2 कमेटी में साफ लिखा है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर मुकदमा भी दर्ज हो गया तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फिर छात्र संघ से गुंडा एलिमेंट कैसे राजनीति में प्रवेश कर सकता है? ये केवल एक बहानेबाजी है। 2017 के बाद तमाम जितने छात्र संघ के जो चुनाव हुए उसमें एबीपी की हार हुई पूरे प्रदेश में, और उसकी वजह से जो है कहीं नेगेटिव इफेक्ट ना जाए कि युवा नाराज है, रोजगार मांग रहा है, तर्क दे रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, उन बातों को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव खत्म किए गए। और उसी का नतीजा है कि 5 साल हो गए कोई छात्र संघ चुनाव पूरे यूपी में कहीं नहीं हुए। ये विपक्ष के साथी का आपने सुना, तो इनका जवाब दे दीजिए पहले। मैं बता दूं डॉक्टर साहब को, जब हमारी सरकार हुई तो पहले साल चुनाव हुए हैं, शायद डॉक्टर साहब भूल गए, मैं नहीं कहता। हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब, एक मिनट बस, पहले जब चुनाव हुआ तो हमारे यहाँ पहले चुनाव हुआ। दूसरा विषय, लिंग 2 कमेटी कोई उस समय हमारी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, उस समय समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी ने ही ये नियम बनाए। मैंने आपसे क्या कहा, हम बहुत वो सुप्रीम कोर्ट की पहल पे जो है पूरे भारत में लागू हुआ है लिंग 2। डॉक्टर साहब बताएंगे। 2017 में 2017 ऐसा नहीं, फैक्ट से गलत होंगे तो माइक चला जाएगा आपसे। नहीं, फैक्ट से गलत नहीं है। बात यह है कि ये आरोप राजीव भाई का गलत है कि हमारी सरकार ने, मतलब हम भी चुनाव प्रबंधन में रहते हैं भाजपा के, कि चुनाव रोके। क्या हुआ कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए, 11 मार्च को रिजल्ट आया और उसके बाद चुनाव हुए छात्र संघ के 17 में। 18-19 में चुनाव होने ही वाले थे कि किसी कुछ ये 20 मार्च के 2020 में ये वैश्विक बीमारी कोरोना आ गई। 2 साल से इस सरकार में, इस साल इस 2-2.5 साल से कोरोना की वजह से आप बता दूं मनीष भाई, इसमें पक्का 100% इस बार चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। चुनाव होने के बाद, और अगर हमारी सरकार, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार, ये इनकी सरकार अगर बनती है तो ये कोई घोषणा करने जा रहे हैं? नहीं पकड़ लेना अगर वो। हाँ, आप भाई मैक्सिमम मेरे बड़े भाई हैं, 2 मेरे से छोटे हैं इसमें, है ना, तो यहाँ मुझे कहने में संकोच नहीं होगा, परिवार में बैठा हूँ अपने। दूसरा विषय मैं ये नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कह रहा सरकार आएगी, निश्चित रूप से हमारी सरकार आ रही है और हमारे पहले एजेंडे में है कि छात्र संघ का चुनाव होगा इस बार, 100% होगा। मंदीप भाई, मैं, अंकित भाई है हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। इनकी मांग का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि जब बदलाव होगा 2022 में तो पहला चुनाव इनको ही लड़वाएंगे हम। देखिए, लिंग 2 में बता दूं, अभी राजीव जी ने जैसे कहा कि लिंग 2 की सिफारिश, एक तरफ तो लिंग 2 की सिफारिश को लागू करने में मानने की गलत हुआ, छात्र राजनीति समाप्त हो गई। और जैसे ये पता चलता है कि वो भाजपा की सरकार ने नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस सिफारिश को लागू किया है, फिर उन्होंने तुरंत बहाना मारा कि तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे था, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी की सरकार अगर छात्र हितों को सच में ध्यान में रखती तो लिंग 2 की सिफारिश लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बहुत सारे मामले हैं, एक मुख्य सचिव को हटाने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तब नहीं हटाया समाजवादी पार्टी ने। दुनिया भर के मामले थे, समाजवादी पार्टी की सरकार लड़ सकती थी, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद ही छात्र राजनीति का गला घोटने के लिए काम किया। डॉक्टर साहब को मैं डॉक्टर साहब का जवाब दूं। लिंग 2 समिति जो है 2007 में लागू हुई है। 2007 में यहाँ बसपा की सरकार थी। 2007 से लिंग 2 की
सुनिए डॉक्टर साहब, नहीं नहीं हाँ नहीं, आप हमारे डॉक्टर साहब भी उस समय बसपा में जो है कोऑर्डिनेटर थे। और देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ये सब राजनीति का घालमेल नहीं चलना चाहिए। ये चूंकि हमारे अमित भाई है, विशाल भाई है, छात्र राजनीति से बड़ी राजनीति में नेता आने चाहिए, छात्रों की आवाज उठनी चाहिए, मुद्दे उठने चाहिए, में कोई भी हो। नहीं, छात्र संघ चुनाव होने बसपा में जिस प्रकार इन्होंने बात बताई है, मैं बीएसपी में उस समय पदाधिकारी था, बहन मायावती जी ने जब छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाई तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अखबारों के फ्रंट पे मेरा स्टेटमेंट था कि सरकार ने घोषित लक्ष्य के खिलाफ अपना ये निर्णय लिया है। एक मिनट, मैं आप सारों को रोकना चाहूंगा, एक मिनट सारों को रोकना चाहूंगा। एक तो डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, उम्र दराज भी हैं। एक तो देखो लिंग दो का जो मामला है, मैं जिस भी कैंपस में गया हूं, खुद मैं जिस कैंपस में पढ़ता था वहां पे लिंग दो विवादित चीज तो है ही, उस पे आप 1 घंटा डिबेट कर सकते हो। हैं, इसको रोकते हैं, लिंग दो पे कोई बात नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन छात्र संघ पे भी नहीं करेंगे, बहुत बातचीत हो गई है। अब जो छात्र राजनीति का जो अभी मौके की राजनीति है उसके ऊपर आएंगे। डॉक्टर साहब, आप तो देख रहे हैं लंबे समय से, आप जो राजनीति है मुख्य धारा की, उसके और जो समाज है उसको कैसे सेहत देती है जो छात्र राजनीति? आपके आगे तो बहुत सारे अध्यक्ष भी बने होंगे, आप खुद भी सक्रिय रहे। देखिए, बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले जब छात्र नेता राजनीति करते थे तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं होते थे, मात्र छात्र हित की राजनीति करते थे। छात्र हित की राजनीति क्या होती थी कि टीचर समय से क्लास ले, छात्रों को प्रॉपर एजुकेशन मिले और छात्रों का भविष्य अच्छा हो। जातिवाद बिल्कुल नहीं था। ये तो गलत कह रहे हो आप। हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, मैं ये मानता हूँ, मैं तो पुरानी आर्काइव देख रहा था अखबारों के। मैं बता रहा हूँ आपको, देश की जो पहली लोकसभा है उसमें 52% जो एमपी हैं वो एक जाति विशेष के हैं। देखिए, जाति राजनीति में जाति कहां से आई? भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां राजनीति ना हो। गीत में, संगीत में, फिल्म में, लेखन में, चिंतन में खिलाड़ी की, किसी भी जाति के खिलाड़ी उभरने की संभावना तब बन जाती है जब उस जाति का कहीं ना कहीं वहां कोच हो। ये सच्चाई है बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे सुनिए जैसे जैसे जो लोग सामाजिक रूप से हाशिए पे पड़े थे वो राजनीति के अंदर एंटर हुए तो लोगों को लगा कि जाति दिखाई देनी शुरू होगी। मेरा कहना यह है कि छात्र राजनीति में भी वही रिफ्लेक्शन है जो बाकी सोसाइटी में हो रहा है। 90 के दशक में भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन दिखाई दिए वही परिवर्तन आपको छात्र राजनीति में भी दिखाई देंगे। मेरा कहना यह है। डॉक्टर साहब को एक बार बात, भाई एक मिनट रुक जाइए। तो एक बार डॉक्टर साहब अगर अपनी बात पूरी कर पाए जो आप कहना चाह रहे थे तो माफी रहेगी। पहले तो आपसे बीच में से ही माइक में लेके गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ओवरऑल माहौल देखेंगे पिछले 15-20 वर्षों का। छात्र नेता होते थे लेकिन कॉलेजों का एटमॉस्फेयर, यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता था। इस मेरठ यूनिवर्सिटी से आईएएस पीसीएस कितने निकलते थे आप पीछे जाकर देखें। आजकल को लोग मात्र राजनीति कर रहे हैं और ग्रुप बना रहे हैं। तो पहले अंतर क्या परिवर्तन आया, जब लोग छात्र राजनीति करते थे तो एक पर्टिकुलर दल से नहीं जुड़ा कर हुए थे। छात्र नेता के बनने के बाद वो अपनी विचारधारा के अनुरूप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया करते थे। आपको लगेगा कि मैं गलत कह रहा हूं, 2 ही दलों में छात्र राजनीति विंग थी, NSUI और विद्यार्थी परिषद। बाद में जब से क्षेत्रीय दल आए इनके भी विंग बनने लगे तो छात्र राजनीति दिशा विहीन हो गई। जहां प्रश्न आता है कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वास्तव में यदि देश का भविष्य अच्छे हाथों में देना चाहते हैं तो छात्र हमारे भविष्य हैं। चुनाव मेरी राय में तो होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल पार्टीज उस छात्र संघ के अध्यक्ष को
पोषित करें कि भाई तू बन छात्र अध्यक्ष, ऐसा ना होना चाहिए। जिस छात्र में टैलेंट हो वो छात्र अध्यक्ष बने, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज उसे पीछे से फंडिंग करें, उसे अप्रोच करें, वरना वो छात्र नेता नहीं रहने का, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बनकर रह जाएगा। उनको बोल रहे हैं आदमी इकट्ठे हो गए, छात्र राजनीति तो है और क्या है ये। छात्र राजनीति के लिए ही तो इकट्ठे हुए। हाँ हाँ जी, ये तो है कि छात्र राजनीति जो होती है उससे जुड़ाव तो रहता है, बेशक से कोई किसी भी दल का हो, बैठ के चाहे तो एक साथ ही बिकते हैं। हाँ, एक सबसे बड़ा फायदा है, देखिए राजनीति में प्रवेश करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे चाहिए। अच्छा। और छात्र राजनीति में आपकी जेब भी खाली हो, हाँ, आपके मित्र मंडली इतने सारे पैसे इकट्ठे करके, ऐसे बहुत सारे चुनाव हैं जितने लोगों ने छात्र राजनीति की है, तो उनके घर पे पैसे वैसे नहीं होते बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं एक सामूहिक रूप से कलेक्शन करके लोग किसी को भी चुनाव लड़ा देते हैं। तो ये तो रहा है। ये एक जो ऑफिस देख रहे हैं छात्र संघ का ऑफिस है, और इसमें जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ मेरठ के जितने भी चुनाव उपाध्यक्ष, मंत्री, अध्यक्ष रहे जीतकर, जो चुनाव जीतकर रहे, उनका नाम लिखा हुआ है। और अभी सारे साथी भी इकट्ठा हैं। एक फोटो इस ऑफिस के साथ, हालांकि ये ऑफिस तो बंद पड़ा है, ये शीशे टूटे हुए हैं। हाँ, है ना, देख तो लो। आप लोगों की जगह थी ये हमको नहीं, मुझे कैमरे का जूम करके जाले भी दिखाना। भाई साहब निश्चित तौर पर मुझे इसे देख के दुख हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला ऑफिस में महामंत्री था तो इस ऑफिस में बैठा करता था। विशाल जी भी इसमें मेरे बाद, इसमें मेरे 2 साल बाद इस ऑफिस में बैठे हैं। और मुझे आज भी याद है, अगर ये बंद रहेंगे तो ये खंडर हो जाएंगे, बंद खराब हो जाएंगे, और फिर इनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। नहीं, ये बोल देंगे कि ये तो खराब होगी। और इनमें बैठने वाले लोगों की भी कोई पूछ नहीं रहेगी राजनीति में। नहीं, उनकी तो रहेगी जी, हमेशा उनकी तो रहेगी, क्योंकि वे युवा है, क्रांतिकारी है। छात्र राजनीति से लड़ना सीखते हैं, जूझना सीखते हैं, वे तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो हमेशा रहेंगे। मनदीप भाई, चुनाव है 2022 का, चुनाव है बदलाव का। तमाम छात्र, तमाम युवा छात्र संघ बहाली की मांग पर एक है, वो किसी भी दल में हो, भाजपा के हो, लोकदल के हो या सपा के हो, तमाम जो है इस बात को रखते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाली हो। और एबीपी वाले तो यहाँ तक गुपचुप आवाज में कहते हैं कि बहाली नहीं होंगे, पार्टी छोड़ देंगे। नहीं सुनो मनदीप भाई, सुनिए भाई, देखिए अब राजीव भाई हमारे सीनियर रहे, अलग बात है हम किस अलग दलों में काम कर रहे हैं, सीनियर की बात मान तो लेनी चाहिए, लेकिन राजीव भाई का मानना है प्यार, इन्हें पता है, इन्हें पता प्यार कितना है, इन्हें खुद पता है कि इस बार सरकार आएगी, हमारे एजेंडे में भी है कि चुनाव कराने, उन्हें यही पता है पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद % बहुमत से सब जगह जीतेगी। एबीवीपी की मांग राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा सरकार में आने के बाद अपनी पार्टी से कराएगी। और जो पार्टी मेरठ क्रांतिकारी शहर में चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जहाँ विश्वविद्यालय हो, अपनी पार्टी का कैंडिडेट तो लड़ा नहीं पा रही है, लोग समर्थन। मैं आपको बताऊं, मनदीप भाई ये एक मिनट, ये छात्र संघ के चुनाव वास्तव में होने चाहिए, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, अभी मेरे बच्चे ने कहा कि बदलाव का चुनाव है, वास्तव में बदलाव का चुनाव है, सरकार के बदलाव का चुनाव नहीं। देश का माहौल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बदल रहा है, और आप देखेंगे अप्रत्याशित चुनाव परिणाम, क्योंकि आज का जो युवा वास्तव में मैं महसूस करता हूँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर जैसी ओर मुड़ रहा है, तो आप देखेंगे वो हो सकता है किसी पॉलिटिकल, देखिए ये स्वयं जो आरएसएस है, स्वयं सेवक संघ है, उसकी भाषा है ये बिल्कुल ऐसे ही, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। एक मिनट बदलाव का समय यह है कि अब से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हुई, इस बार बदलाव ये होगा कि रिपीट हो रही है सरकार। देखिए सवाल अगर राष्ट्र को बचाना है तो सवाल तो ये भी होगा कि जो एबीवीपी में जो छात्र आया था, आपने उसको इसलिए बुलाया था कि हम आपके हितों की बात करेंगे, आपने उसे चुनाव जिताने की टीम में लगा दिया, ऐसा तो नहीं था ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विधानसभा चुनाव तो प्रदेश के कानून व्यवस्था बहुत उत्तम रही। विधानसभा चुनाव प्रदेश में कानून व्यवस्था, प्रदेश में उन्नति के राजमार्ग, प्रदेश की सब अच्छी नीतियों, मोदी योगी के नाम पे चुनाव हो रहा है। बिना चुनाव मैं बताऊंगा मनदीप भाई, मैं बताता हूँ। आप इन्होंने कहा, सुनिए, जब से यहाँ चुनाव के पिछले 3 साल तो कोरोना से हम नहीं, पूरा विश्व ग्रस्त है, इसमें केवल हम नहीं है हिंदुस्तानी। चुनाव एक बताए, चुनाव तो फिर विधानसभा के भी हो रहे हैं, पंचायत के भी, मतलब ये फिर छात्रों के ऊपर ही। हमने चुनाव कराया
और विद्यार्थी परिषद कंटिन्यू लगातार सालों से अकेला ऐसा संगठन है जो प्रत्येक विश्वविद्यालय में रहे हैं। 2017-18 में केवल एक चुनाव हुआ था, विजय सिंह राणा उसमें चुनाव में विजय रहे और पूरे प्रदेश में युवाओं ने, छात्रों ने एंटी बीजेपी को जो है वोट किया और सब जगह एपीपी का जब सफा होगा इन्होंने चुनाव बंद कर दिए। जी अब ये जो डिबेट है ये बहुत लंबी खिंच गई है और सभी के अलग अलग तर्क हैं। अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो रात हो जाएगी, क्योंकि छात्र नेताओं के पास बहुत बातें होती हैं। हॉस्टल की कैंटीनें, मैस और जो ओमवीर की चाय की दुकान थी या फिर कैंपस में घूमते हुए इन्होंने ऐसे ही बहुत ज़्यादा चर्चाएं की हैं राजनीति के ऊपर। आप अपने दलों की बात रखी है और इसी से ही समाज को भी सेहत मिलती है। ये मैं आपको चाहूँगा कि एक बार सुमित इसको दिखा दें और उसके बाद एक औपचारिक फोटो के बाद खत्म करते हैं। शुक्रिया। आप देख रहे थे गांव सवेरा और आपको आज हमने दिखाया मेरठ का जो कैंपस, मेरठ यूनिवर्सिटी का। और एकता लेकिन फिर भी आपको देखने को यही मिलेगी। खुशी की बात यह है हमारी विचारधारा अलग हो सकती हैं, लेकिन छात्र एकता में हमारा विश्वास है, जनहित में हमारा विश्वास है। जहां रहेंगे छात्रों के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद। शक्ति, राष्ट्र शक्ति। हमारे 100% मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। ये जरूरी है, मनभेद नहीं होना चाहिए। छात्र संघ भवन की हालत देख के छात्र संघ भवन की खत्म कर दिया हमने। छात्र संघ भवन की हालत देख के खत्म हो गया, फोटो ले।